दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों सबसे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके और हमारे फेसबुक पेज रोहित संवाद को फॉलो करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हमारी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को लाइक कर, शेयर कर और इस वीडियो पर कमेंट कर भी आप हमारी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। दोस्तों, अंबेडकर के अपमान के मुद्दे पर फंसी भारतीय जनता पार्टी असमंजस में है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। अंबेडकर के मुद्दे पर जिस तरह इंडिया गठबंधन को जवाब दिया जाए, यह उसे समझ में नहीं आ रहा है। इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में विचार विमर्श चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में मंथन चल रहा है। भाजपा का मानना है कि विपक्ष अंबेडकर के अपमान का झूठ फैला रहा है। वो अंबेडकर के अपमान की झूठी खबर फैला रहा है। यह भी विचार किया जा रहा है कि कैसे जनता को यह बताया जाए कि कांग्रेस के शासनकाल में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का लगातार अपमान हुआ है। यानी भारतीय जनता पार्टी यह भी विचार कर रही है कि जनता को कैसे समझाएं कि कांग्रेस के राज में बाबा साहब को भी अपमानित होना पड़ा था, बाबा साहब का भी अपमान किया गया था। भारतीय जनता पार्टी को यह बात बहुत अच्छी तरह पता है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने की बात जनता के बीच ले जाने में सफल रहे हैं। कांग्रेस ने बार बार ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म करना चाहती है और वो संविधान बदल देगी अगर सत्ता में आई। तो कांग्रेस जो है वो इस बात को जनता के बीच पहुंचाने में सफल रही है और पिछले जो लोकसभा चुनाव हुए हैं, इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा है लोकसभा चुनाव में। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को डर है कि इस बार भी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने अंबेडकर के अपमान के मुद्दे को ठीक तरह से जनता के बीच पहुंचा दिया। ठीक तरह से उसका संदेश अगर जनता के बीच पहुंच गया तो भारतीय जनता पार्टी के लिए समस्या पैदा हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी सारी दिक्कत पैदा हो जाएगी। उस समय से यह प्रवृत्ति देखी जा रही है कि बड़ी संख्या में जो दलित वोट हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी को जा रहे हैं। कई चुनाव में हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी को दलितों के वोट मिले हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी हमने पहले देखा था कि भारतीय जनता पार्टी को दलितों का वोट काफ़ी अच्छी संख्या में मिला है। तो यह प्रवृत्ति उस समय से देखी जा रही है। ऐसे में यदि भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे का ठीक तरह से जवाब नहीं दिया, इस मुद्दे को ठीक तरह से नहीं समझा, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित रूप से परेशानी हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित रूप से दिक्कत हो सकती है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने आरक्षण खत्म करने की बात ऐसे ही नहीं फैलाई थी। जब लोकसभा चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव हुए, तो उन्होंने यह बात ऐसे ही नहीं फैलाई कि भाजपा अगर सत्ता में आई तो वो आरक्षण खत्म कर देगी। इसके पीछे कुछ आधार था। वर्ष 2015 में मोहन भागवत ने आरक्षण की समीक्षा किए जाने की जरूरत बताई थी और ये कहा था कि आरक्षण की समीक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने एक राजनीतिक समिति भी बनाने का प्रस्ताव रखा था और कहा था कि इस समिति को, इस कमेटी को यह देखना चाहिए कि आरक्षण का फायदा किन लोगों को मिला है और कितने समय तक
और आरक्षण का फायदा मिलना चाहिए, यानी कि आरक्षण की ठीक ठाक समीक्षा होनी चाहिए। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कमजोर स्वर्णों के लिए 10% आरक्षण लागू करने का ऐलान कर दिया था। ये फैसला किया था कि जो कमजोर स्वर्ण हैं उन्हें 10% आरक्षण दिया जाएगा। कई दलित बुद्धिजीवियों और अन्य लोगों ने इस स्वर्ण आरक्षण का इसे जो है वो स्वर्ण आरक्षण का नाम दिया और कहा यह भी एक तरह का आरक्षण है और यह एक तरह से स्वर्ण आरक्षण है। और यह आरोप भी लगाया दलित बुद्धिजीवियों ने और अन्य लोगों ने कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस जाति आधारित आरक्षण की व्यवस्था की जड़ें काटने में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जाति आधारित जो आरक्षण है उसे खत्म करना चाहते हैं। तभी से विपक्षी दल यह दिखाने की कोशिश करते रहते हैं, यह प्रदर्शित करने की कोशिश करते रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म करने की कोशिश कर रही है। हालांकि बाद में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि जब तक समाज में भेदभाव है, जब तक समाज में ऊंच नीच है, आरक्षण भी बरकरार रहना चाहिए, आरक्षण निश्चित रूप से रहना चाहिए। हम आरक्षण को खत्म करने के पक्ष में नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये कह चुके हैं कि आरक्षण को खत्म नहीं किया जाएगा क्योंकि हमारे समाज में अभी काफ़ी असमानताएं हैं। इसके बाद भी 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल जनता तक यह बात पहुंचाने में सफल रहे, समाज तक यह बात पहुंचाने में सफल रहे कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण और संविधान खत्म कर देगी। उन्होंने जोर शोर से मुद्दा उठाया कि भारतीय जनता पार्टी संविधान खत्म कर देगी और आरक्षण खत्म कर देगी। यही कारण है कि जब से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर टिप्पणी की है, उनका अपमान किया है, तब से भारतीय जनता पार्टी को यह समझ में नहीं आ रहा कि वह क्या करे, वह किस दिशा में जाए, वह कैसे इस समस्या को टैकल करे। विपक्ष इस मुद्दे पर लगातार हमलावर है। जाहिर है अभी विपक्ष इस मुद्दे को और आगे ले जाएगा, इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के इस मुद्दे की काट करने की कोशिश में है। भारतीय जनता पार्टी यह सोच रही है, यह मंथन कर रही है कि अंबेडकर के अपमान का जो मुद्दा है उसे कैसे ठंडा किया जाए, और इस बात पर लगातार चिंतन चल रहा है, लगातार मंथन चल रहा है। निश्चित रूप से विपक्ष इस मुद्दे पर आग में घी डालने का काम करेगा और ये चाहेगा कि ये मुद्दा भी बरकरार रहे ताकि उन्हें इसका कुछ फायदा मिल सके। सवाल यह है कि क्या आगे कांग्रेस और जो अन्य विपक्षी दल हैं इस मुद्दे की तीव्रता को समझेंगे और उसी तीव्रता के साथ इस मुद्दे को आगे ले जाएंगे, या फिर इस मुद्दे पर विपक्ष एक ढुलमुल रवैया अख्तियार करेगा। क्योंकि सत्ता पक्ष जिस तरह से किसी भी नैरेटिव को सेट करने में कामयाब हो जाता है, उस तरह से विपक्ष किसी भी नैरेटिव को सेट करने में उतना कामयाब नहीं होता है। ये हमने बार बार देखा है और हम देख रहे हैं। तो अभी भी कांग्रेस अंबेडकर का मुद्दा बहुत तीव्रता के साथ नहीं उठा पाई है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि विपक्षी दल भविष्य में इस मुद्दे को किस तरह से जनता के बीच ले जाएंगे, इस मुद्दे को कैसे जनता के बीच उठाएंगे। सवाल यह भी है कि विपक्षी दल 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव तक क्या इस मुद्दे को, क्या इस इशू को जिंदा रख पाएंगे। दोस्तों, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर
मंथन कर रही है, विचार कर रही है, तो दूसरी तरफ कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक भी शुरू हो गई है। इस बैठक में भी अंबेडकर के अपमान के मुद्दे पर आगे की रणनीति बनाई जाएगी और यह विचार किया जाएगा कि किस प्रकार से अंबेडकर के अपमान के मुद्दे को आगे लेकर जाना है। कांग्रेस ने इस बैठक का नाम नव सत्याग्रह बैठक दिया है। हाल ही में कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने कहा था कि कांग्रेस केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान के खिलाफ अंबेडकर सम्मान सप्ताह मना रही है। इस मुद्दे का एक ही समाधान है कि गृह मंत्री जी को बर्खास्त किया जाए, साथ ही उन्हें अपनी टिप्पणी के लिए माफ़ी भी मांगनी चाहिए। यानी कांग्रेस चाह रही है कि उन्हें बर्खास्त भी किया जाए और अमित शाह अपनी टिप्पणी के लिए माफ़ी भी मांगे। इसके साथ साथ अंबेडकर के मुद्दे पर दोनों ही तरफ से रणनीतियां बन रही है। यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी का खेमा है वो भी एक अलग रणनीति बना रहा है और दूसरी तरफ कांग्रेस का जो खेमा है वो भी इस मुद्दे पर अपनी अलग रणनीति बना रहा है। इसलिए यह मुद्दा जल्दी खत्म हो जाएगा, यह मुद्दा जल्दी रुक जाएगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अभी कुछ समय यह राजनीति अंबेडकर के इर्द गिर्द ही घूमेगी और एक दूसरे को अंबेडकर विरोधी सिद्ध करने की कोशिश की जाएगी और यह कहा जाएगा कि दूसरा खेमा अंबेडकर का विरोधी है। अंबेडकर के सपनों का भारत अभी बन पाया है या नहीं, यह तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसी बहाने राजनीतिक दल अंबेडकर का नाम तो जपेंगे ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि कांग्रेस अंबेडकर के अपमान के मुद्दे को आगे ले जाने के मूड में है। निश्चित रूप से कांग्रेस चाह रही है कि इस मुद्दे को और आगे बढ़ाया जाए, लेकिन सोचिए यदि राहुल गांधी या कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने अंबेडकर का अपमान किया होता, बाबा साहब का अपमान किया होता, तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या होती, वो किस तरह से बिहेव करती। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे इस मुद्दे पर सक्रिय रहती, इसमें दो राय नहीं है। क्या कांग्रेस 24 घंटे इस मुद्दे पर सक्रिय दिखाई दे पा रही है? अभी तो ऐसा नहीं लगता, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस और विपक्ष ऐसे मुद्दे बेहतर तरीके से नहीं उठा पाता है, जैसे कि भाजपा इस तरह के मुद्दे उठा लेती है, उस तरह से जो कांग्रेस का खेमा है वो नहीं उठा पाता है इस मुद्दे को। और इस मुद्दे पर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल कैसे आगे बढ़ते हैं, यह देखने के लिए तो भी इंतजार ही करना पड़ेगा। बहरहाल आज रोहित संवाद में इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।